भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। कक्षा 11वीं के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था चल रही है, उसके अंदर हम लोग कितना मन लगा करके शिक्षण कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। जो वीडियो बनाए गए हैं, उस वीडियो को आप जब देखते हैं तो मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि वीडियो को देखने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम बात तो वीडियो को पूरा देखें। दूसरी बात, हम वीडियो को देखने से पहले ईयरफोन लगा लें ताकि हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं भटके। फिर एकांत में बैठ करके इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को करना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में होते हैं तो वहाँ पर शिक्षक आपके सामने होता है तो आपको तुरंत आपकी गतिविधि पर ध्यान रख के टोक सकता है, लेकिन इस वक्त आपको स्वयं को ही अपने मन को टोकना है। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे आज के शिक्षण की ओर। पर उससे पहले मेरा और निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो में व्यू नहीं लिखते हैं, लिखिए। आपका व्यू शिक्षण का मोटिवेशन है, कैसा लग रहा है आपको शिक्षण, वो लिखिए आप। फिर उसको लाइक करिए, फिर आप उसको सब्सक्राइब करिए, यानी सदस्यता लेना। वीडियो में इस प्रकार की जो भी सुविधा दी हुई है वो आपके शिक्षण के मोटिवेशन के लिए हैं, तो शिक्षण का मोटिवेशन बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं शिक्षण की ओर। तो आज हमारा शिक्षण का बिंदु है राम नरेश त्रिपाठी। इससे पहले हमने शिक्षण का काव्य किया जिसमें संत कबीर और मीरा। तो मैं लेके आया हूँ राम नरेश त्रिपाठी का परिचय। बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की बात करेंगे तो इनका समय आएगा। तो समय की बात करते हैं तो 1881 से 1962 ये इनका समय है। 1881 से 1962। अब बात करते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी, इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी, पंडित रामदत्त त्रिपाठी जो सारस्वत ब्राह्मण थे। अब बात कर रहे हैं कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ, तो जौनपुर, कोयलीपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी आपका जन्म हुआ। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो शिक्षा है, शिक्षा की बात करते हैं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जौनपुर चले गए। कहते हैं कि 9वीं तक की शिक्षा आपने रेगुलर प्राप्त की, लेकिन 10th की परीक्षा आप रेगुलर नहीं कर सके। कुछ परिस्थितियाँ आ गई, उस परिस्थितियों की वजह से आपने यहीं पर बीच में शिक्षण छोड़ दिया। शेष जो शिक्षण किया, शेष शिक्षण इन्होंने स्वाध्याय से किया, यानी अपनी स्वाध्याय यानी स्वयं पढ़ करके। जिस प्रकार हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं, प्राइवेट शिक्षण करते हैं,
तो इसी प्रकार इन्होंने भी घर पे बैठ करके शेष शिक्षण किया। 9वीं तक की कक्षा इन्होंने रेगुलर प्राप्त की। अब बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के कवि थे। तो ये उत्तर छायावाद और पूर्व छायावाद इनके मध्य की कड़ी के रूप में आप माने जाते हैं। अब इनकी जो काव्य धारा थी, तो इनकी काव्य धारा राष्ट्रीय काव्य धारा थी। राष्ट्रीय काव्य धारा, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि थे। लेकिन इनका जो काव्य रचना थी, व्यक्तिगत प्रेम था, वह व्यक्तिगत प्रेम राष्ट्रीय प्रेम में बदल गया। राष्ट्रीय प्रेम में इस प्रकार की काव्य रचना थी। व्यक्तिगत प्रेम को इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम के रूप में काव्य धारा को उद्धृत किया, अभिव्यक्ति दी। फिर इनकी जो काव्य धारा थी, तो काव्य धारा के अंदर कुछ काव्य रचना ऐसी थी जो रोमांटिक प्रेम से संबंधित थी। रोमांटिक प्रेम। फिर हम बात करते हैं कि जो ये कवि हैं, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि किस रूप में कहाँ से निकले। तो बात आती है गांधी जी, महात्मा गांधी। तो गांधी जी की बात करते हैं, तो जैसे ही गांधी आंदोलन चल रहे थे, तो गांधी आंदोलनों में कई कवि ऐसे सक्रिय हुए जो सीधे सीधे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेकर के राष्ट्रीय काव्य धारा की कविताएं लिख करके अपने मनोभाव को व्यक्त करते थे। तो बात रामनरेश त्रिपाठी जी की आती है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी भी गांधी जी से प्रभावित हुए, गांधी बाबा से। गांधी बाबा को वे बाप भी कहते थे, या बापू के नाम से उनसे संबोधित करते थे। उनसे प्रभावित होकर के सामाजिक और राष्ट्रीय विचारों को उन्होंने अपने मनोभावों के रूप में अभिव्यक्ति दी। और गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने 1920-21 के अंदर एक काव्य रचना की थी, खंड काव्य रचना की थी। एक खंड काव्य था जिसका नाम था पथिक। जो आपके काव्य रचना के अंदर आया हुआ है, पथिक का कुछ काव्यांश। उस पथिक की काव्य रचना भी इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के की। ये तो ये इनकी जो कुछ पारिवारिक भूमिका। अब बात करते हैं हम इनकी काव्य रचना के बारे में। तो काव्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये इनकी कैसे भाषा, तो इनका प्रत्येक भाषा का, यानी कि हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, इन सभी पर समान अधिकार था। किनका? रामनरेश त्रिपाठी जी का। रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो काव्य रचना की, तो वर्तमान खड़ी बोली के अनुसार इन्होंने काव्य रचना की। अब जो इनके अंदर जो राष्ट्रीय भाव या जो इनके अंदर उत्साह के भाव, इनकी जो जोशीली प्रवृत्ति, ये इनके पिता से मिली। यानी इनके पिता जो रामदत्त थे, वो सेना में सूबेदार थे। कहते हैं कि जब एक बार पिताजी से गुस्सा हो गए, और पिताजी से गुस्सा होने के पश्चात आप जौनपुर छोड़ करके कुछ समय के लिए कलकत्ता चले गए। फिर कलकत्ता गए तो वहाँ पर भयंकर संक्रामक बीमारी हो गई। उस संक्रामक बीमारी की वजह से आपको कलकत्ता छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ पर एक उस सेठ के कहने से वहाँ पर उनको किसी ने सलाह दी
कि आप यहाँ से जा कर के कहीं अपना इलाज करा लीजिए। यानी कि उस भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि किस अवस्था में ये रह सकते हैं। तो फिर वहाँ जो उनको जो सलाह दी गई, उस सलाह के आधार पर आप जयपुर के एक परगना सीकर के अंदर वहाँ आए और सीकर आकर के सीकर में आप एक वहाँ जो वैद्य थे उनसे आपने ट्रीटमेंट लिया और फिर आप स्वस्थ हुए। और अपनी स्वस्थता के पश्चात फिर आपने अपनी जो काव्य रचनाएं की उस पर आपकी जीवा पर यानी कि सरस्वती स्वयं विराजमान हो गई। और कहते हैं कि आप एक अच्छे कहानीकार नहीं, एक निबंधकार भी थे, अच्छे उपन्यासकार भी थे, अच्छे काव्यकार थे। यानी कि आपकी काव्य रचनाएं तो थी लेकिन अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार और फिर आप अच्छे समालोचक भी माने जाते हैं। तो हम इनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने इनका जो काव्य रचनाओं का भाग आता है, इसमें मैंने आपको बताया पथिक, जो राष्ट्रीय काव्य के रूप में बढ़ करके सामने आई। इन्होंने ये काव्य रचना 1920 के अंदर लिखी थी। 1920 में आपकी ये काव्य रचना प्रकाशन में आई। फिर इनकी अगली काव्य रचना, इससे पहले भी एक काव्य रचना की थी जिसका नाम था मिलन 1918 में। तो मिलन इन्होंने लिखा था 1918 में। और फिर 20 में लिखा था पथिक। फिर 1927 के अंदर आपकी काव्य रचना आई जिसका नाम था मानसी। जबकि मानस किसका है? मानस तो मानस है तुलसीदास का। मानस किसका है? यानी रामचरित मानस। लेकिन इन्होंने तुलसी पर भी काव्य रचना की। हम मानस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानसी की बात कर रहे हैं। 1927 में जिसकी काव्य रचना का प्रकाशनकार माना जाता है। मिलन का 1918 और पथिक का 1920। इस प्रकार इनकी एक और काव्य रचना थी जिसका नाम था स्वप्न। क्या नाम था? स्वप्न, जिसका प्रकाशन काल 1929 माना जाता है। फिर इन्होंने एक काव्य रचना की थी कविता कौमुदी। तो उस कविता कौमुदी में लगभग कहते हैं 16 वर्ष लगे। और ये जो कविता कौमुदी है, इसके अंदर विवाह गीत और शोहर गीत यानी कि शादी विवाह के गीतों को इन्होंने इसमें जगह दी। और फिर 16 वर्ष तक गांव और ढाणी घूम करके उनके घरों के पीछे बैठ करके फिर ये काव्य रचना इन्होंने लिखी जिसका नाम था कविता कौमुदी। और फिर इनकी एक पत्रिका भी निकली थी जिसको वानर पत्रिका के नाम से जानते हैं। वानर पत्रिका का आप संपादन करते थे। बाल साहित्य के आप जनक माने जाते हैं। बाल साहित्य के क्या माने जाते हैं? जनक। बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनका एक गीत भी प्रसिद्ध गीत है, शायद हमने सबने सुना होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये जो प्रसिद्ध गीत है, ये भी राम नरेश जी त्रिपाठी जी का है। इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी जी के काव्य साहित्य और उनका जीवन परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इसको आप अपनी पुस्तिका के अंदर देख करके और इसका गहन अध्ययन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।